हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल एकेटी केमिस्ट्री क्लास में। बच्चों, आज हम क्लास 10th केमिस्ट्री का ये वीडियो नंबर 3 है, जो कार्बन एवं उनके यौगिक से मैंने लिया है, और चैप्टर नंबर 4 है। इसके पीछे वाली वीडियो में मैंने सहसंयोजी आबंधन और ये कितने प्रकार के होते हैं, कार्बन के अपरूप, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में सीखा था। आज हम इस वीडियो में कार्बन एवं उनके यौगिक के बारे में सीखेंगे। इनके प्रकृति, कार्बन की प्रकृति, श्रृंखला, कार्बन की चतुसंयोजकता क्या होती है, और जीवन के शक्ति के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, तो चलते हैं इसकी प्रकृति के बारे में। इसमें फर्स्ट टॉपिक है हमारा कार्बन की बहुमुखी प्रकृति। पहले तो कुछ बातें हम जानने की कोशिश करते हैं कि कार्बन के बारे में। कार्बन रासायनिक रूप से अद्वितीय तत्व है। यह प्रकृति में स्वतंत्र एवं संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। इसकी चर्चा मैंने फर्स्ट वीडियो में भी मैंने किया था। स्वतंत्र अवस्था में हीरा और ग्रेफाइट के रूप में होता है, और संयुक्त अवस्था में हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम इत्यादि के रूप में पाया जाता है। ये तो थी कार्बन की बहुमुखी प्रकृति के बारे में, यानी कार्बन के बारे में कुछ बातें। अब बहुमुखी प्रकृति में हमें यह समझना है कि श्रृंखलन या स्वबंधन या केटेनीकरण किसको कहा जाता है। इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। देखिए, खूब ध्यान से समझना है। यहां से आपको पूरा ध्यान लगाना है, और यहां से नेमिंग स्टार्ट होता है, जो इसका फर्स्ट पड़ाव है। समझिए, श्रृंखलन या स्वबंधन या केटेनीकरण किसको कहा जाता है। मैंने यहां पे लिखा है कि कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जो कार्बन स्वयं तथा कार्बन के ही अन्य परमाणुओं के साथ आबंधन बनाने की क्षमता रखता है। यानी कार्बन खुद एक ऐसा तत्व है जो अपने में ही, यानी दूसरे कार्बन के साथ बंध बनाने की क्षमता रखता है, और ऐसी किसी और चीज में पाई नहीं जाती है। बहुत कम ऐसे परमाणु होते हैं जिसमें ये चीज पाया जाता है। कार्बन अपने परमाणुओं से मिलकर या जुड़कर 3 प्रकार का श्रृंखला का निर्माण करती है, और ये 3 प्रकार की श्रृंखलाएं निम्न है। पहला जो मेरा फर्स्ट है, सीधी श्रृंखला, जिसको स्ट्रेट चेन कहा जाता है, और दूसरा है शाखा युक्त श्रृंखला, जिसको ब्रांच चेन कहा जाता है। दूसरा था हमारा शाखा युक्त श्रृंखला, और तीसरा है हमारा बंद श्रृंखला, जो क्लोज चेन कहा जाता है। अब एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि सीधी श्रृंखला क्या होती है, और इनके कुछ स्ट्रक्चर के बारे में समझिए। सीधी श्रृंखला का मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे दिया है, डायग्राम बनाया है। कार्बन की लंबी श्रृंखला होती है, यानी कार्बन जो है तो सिंगल बॉन्ड के साथ कितने लंबे लंबे बना सकते हैं। यहाँ तो मैंने 1, 2, 3, 4, 5 करके बनाया है। ये 6, 7, 8, 9, 10 भी हो सकता है। तो जितनी भी लंबी से लंबी श्रृंखला बनता है, सब में एकल बंध पाया जाता है, क्योंकि एक एकल बंध को एक लकीर द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है ना। और इन सभी बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन अटैच होता है। तो ऐसी श्रृंखला को ही हम कहते हैं सीधी श्रृंखला। अब देखिए कि शाखा युक्त श्रृंखला क्या होती है। तो शाखा युक्त श्रृंखला में, यानी कार्बन का जो चेन होता है थोड़ा सा छोटा होता है, और उसी से दूसरा कार्बन कनेक्ट होता है, यानी एक कार्बन से दूसरे कार्बन कनेक्ट हो जाते हैं, और उनका ही वहां से वो हाइड्रोजन एक ब्रांच चेन की तरह जुड़ जाते हैं। ठीक उस प्रकार से कि एक पेड़ में देखते होंगे कि उनकी शाखाएं अलग अलग हो जाती है। तो ये हमारा कहलाता है क्या चीज,
शाखा युक्त श्रृंखला। शाखा का मतलब होता है ब्रांच। जैसे एक बैंक होता है जो बड़ा बैंक होता है जो कहीं अलग होता है, और उसका ब्रांच जो होता है जगह जगह गांव घर में मौजूद होता है, उसी को बोला जाता है शाखा। बंद श्रृंखला में क्या होता है, वो चारों तरफ से पैक्ट होता है, कहीं खुला हुआ नहीं होता है। तब यहाँ पे देख लीजिए कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा है, और ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन इससे जुड़ा है, ये कार्बन फिर इससे जुड़ा है, और फिर ये कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, और इनके इर्द गिर्द कौन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं। तो कहीं भी दूसरे परमाणु का इसके अंदर आना जाना हो ही नहीं सकता। ये क्या हो जाते हैं, ये बंद हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं। कैसे? जैसे हम यहीं पे सी लगा करके फिर यहाँ से हाइड्रोजन को हम बना सकते हैं, ठीक है ना। कार्बन को जोड़ करके फिर यहाँ से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, ब्रांच बना सकते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3, तो हम यहाँ पे यहाँ से हम जो हमने हाइड्रोजन को लगाया, यहाँ से हम सी जोड़ करके एक दूसरा कार्बन को हम हाइड्रोजन को जोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम लगा के हम क्या कर सकते हैं, इससे भी हम कनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, दूसरा शाखा को हम बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम शाखा का निर्माण हम कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं, नोट में मैंने लिखा है कि कार्बन के यौगिक में श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक होता है, यानी श्रृंखलन का जो गुण होता है वो सबसे अधिक होता है, ठीक है, पाया जाता है। इससे बनने वाले यौगिक अभिक्रियाशील होते हैं। और दूसरी बात हमने लिखा कि कार्बन के परमाणु आपस में तथा दूसरे तत्व के परमाणु के साथ एकल, द्वि तथा त्रिबंध का निर्माण करते हैं, या एकल बंध, द्विबंध तथा त्रिबंध का द्वारा जुड़ सकते हैं। तो देखिए कार्बन में सिंगल बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी बन सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है। ठीक उसी प्रकार से कार्बन और N नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण हो सकता है, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड का निर्माण हो सकता है। ठीक उसी प्रकार से कार्बन और ऑक्सीजन के बीच सिंगल बॉन्ड का निर्माण हो सकता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड का निर्माण हो सकता है। तो ये था हमारा श्रृंखला के बारे में और इनकी प्रकृति के बारे में। इनके जो नेक्स्ट पार्ट हैं हम देखते हैं आगे का ये टॉपिक हमारा क्या है। दूसरा पॉइंट समझने से पहले हम इस एक और पॉइंट को हम देख लेते हैं कि यहाँ पे लास्ट पॉइंट हमारा क्या है। कार्बन और कार्बन के बीच केवल एकल बंध हो तो वह संतृप्त यौगिक होते हैं। ध्यान रखिएगा, कार्बन और कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो वो क्या होंगे, संतृप्त यौगिक होंगे। संतृप्त का मतलब परिपूर्ण। परंतु द्वि तथा त्रिबंध से जो कार्बन के बीच आबंध का निर्माण होता है वे असंतृप्त होते हैं, असंतृप्त यौगिक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा इसमें कि एक हम आगे पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, उसमें हम डिटेल से समझाएंगे इसके बारे में। ठीक है, सिर्फ आपको यहाँ पे ये समझना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में अगर एक लकीर हो यानी सिंगल बॉन्ड हो तो वो संतृप्त होते हैं, या द्विबंध और त्रिबंध हो तो वो क्या होते हैं, असंतृप्त होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कि कार्बन की चतुसंयोजकता, ये क्या होता है। ध्यान से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, ये हम सभी जानते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है, और संयोजकता कितनी होती है, 4 होता है। इनके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी परमाणु को अष्टक पूरा करने के लिए इनको कितना है, 4 तो है ही, अष्टक पूरा होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, जिससे वह साझेदारी कर संयोजी बंधन बना लेते हैं। यानी कोई 4 इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर के ये क्या कर देते हैं, अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं और इससे सहसंयोजिक बंधन का निर्माण कर लेते हैं, और इस प्रकार से अपना अष्टक पूरा कर सहसंयोजक बंधन बना लेते हैं। इन्हीं को कहा जाता है कार्बन की चतुसंयोजकता। यानी कार्बन जो होती है इनकी जो संयोजकता होती है 4 होती है, क्योंकि 4
इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और 4 संयोजी शेयर करके या किसी से लेकर साझेदारी कर ये अपने अष्टक को पूरा कर लेते हैं। अब है इस प्रकार से ये कार्बन की चतुसंयोजकता का निर्माण कर देते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कार्बन की चतुसंयोजकता। अब हम ये समझते हैं कि जीवन शक्ति का सिद्धांत क्या है। समझिए, बहुत अच्छी चीज है जो इंटर में भी आपको ये चीज मिलेगा। जीवन शक्ति का सिद्धांत पूछा जाता है एग्जाम में कि ये क्या होता है। देखिए, ध्यान से समझिए कि एक वैज्ञानिक था हमारा रसायन शास्त्री, स्वीडन का वैज्ञानिक था जिसका नाम था बर्जेलियस। बर्जेलियस ने क्या कहा कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण सजीव से होता है, अर्थात कहने का अर्थ है कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण एक महान शक्ति के प्रभाव से होता है और उस शक्ति के बिना इसका निर्माण नहीं हो सकता है। मतलब जो सजीव से ही प्राप्त हो। तो इनका जो मानना था, यानी 1815 में ईस्वी में स्वीडन के रसायन शास्त्री बर्जेलियस ने कहा कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण या कार्बनिक यौगिकों की प्राप्ति केवल सजीवों से होता है। अर्थात कहने का अर्थ है कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण एक महान शक्ति के प्रभाव से होता है और उस शक्ति के बिना इसका निर्माण नहीं हो सकता है। यानी सबों का सार एक है कि कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता। ये उनका कहना था, किसका? बर्जेलियस का। और समय बीतता चला गया, लोगों ने इसके ऊपर छोड़ दिया, सोचना छोड़ दिया, क्योंकि बर्जेलियस उस समय के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। समय बीतने के बाद कुछ समय बाद 1828 ईस्वी में बर्जेलियस के ही शिष्य फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बनाकर बर्जेलियस के कथन को असत्य साबित कर दिया। यानी उनका जो सिद्धांत था उसका उन्हीं का शिष्य ने अमोनियम साइनेट से यूरिया बना करके उनके सिद्धांत को, जो उन्होंने कहा था कि कार्बनिक यौगिक को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, उनको गलत साबित कर करके कर दिया और यूरिया का निर्माण कर दिया। देखिए किस प्रकार से यूरिया का निर्माण हुआ। NH4 अमोनियम कहा जाता है, CNO अमोनियम साइनाइड होता है। तो ये जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ध्यान से समझिएगा। अमोनियम साइनेट को जब हीट कर दिया गया, यानी गर्म करके क्या बना दिया? यूरिया बना दिया। यूरिया का सूत्र ये होता है NH2CONH2, ये होता है यूरिया का सूत्र। तो होना गया, बर्जेलियस का जो कथन था उसको साबित कर दिया। ये हमारा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। तो उन्होंने क्या कहा था कि कार्बनिक यौगिक का निर्माण संभव नहीं हो सकता है, और इसी सिद्धांत को जीवन शक्ति का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई कठिनाई हो तो आप हमारे इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि कोशिश करूंगा इस चीज को फिर से समझाने का। लेकिन आप इस वीडियो को सीक्वेंस वाइज में ही देखें, तभी आपको ये समझ में आएगा। अदरवाइज ये थोड़ा सा कठिनाई में आपको डाल सकता है। तब तक के लिए धन्यवाद।